हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें सामान्य अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक और आर्थिक विकास। इससे संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पिछले 15 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था ऊंची औसत सकल राष्ट्रीय उत्पाद वृद्धि दर पर पहुंच गई है। दूसरा, इस अवधि में बचत अनुपात में निरंतर वृद्धि हुई है। कूट ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। राइट आंसर सी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि दर जो पूर्व की अवधि में प्राप्त राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि दर की अपेक्षा ऊंची थी, अतः दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ए गोवा, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। राइट आंसर ए। आइए इसकी व्याख्या। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से वर्ष 2016-17 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गोवा की औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, 3.76 लाख। नेक्स्ट, वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? ए आर्थिक वृद्धि, बी आर्थिक विकास, सी आर्थिक बचत, डी संपोषणीय विकास। राइट आंसर डी संपोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। संपोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा का प्रारंभ वर्ष 1962 में वैज्ञानिक रचेल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग तथा वर्ष 1968 में जीव विज्ञानी पॉल इलरिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बॉम्ब से हुआ। लेकिन इस शब्द का वास्तविक रूप से विकास 1987 में ब्रुटलैंड आयोग की रिपोर्ट साझा भविष्य यानी आवर कॉमन फ्यूचर के साथ हुआ। संपोषणीय विकास संसाधनों का उपयोग का एक मॉडल है जो यह बताता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। इसका उद्देश्य है वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए इसका उपयोग इस प्रकार किए जाएं कि प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण न्यूनतम हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा
भारत में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद गठित हुआ है? पहला, जीडीपी में कृषि का अंश वृत्त रूप से बढ़ा है। दूसरा, विश्व व्यापार में भारत का निर्यात का अंश बढ़ गया। तीसरा, एफडीआई का अंतर्प्रवाह यानी इनफ्लो बढ़ गया। चौथा, भारत का विदेशी विनिमय भंडार विशेष रूप से बढ़ गया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए केवल 1 और 4, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। राइट आंसर बी केवल 2, 3 और 4। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। विश्व व्यापार संकेतक के अनुसार भारत के जीडीपी में कृषि को अंश वर्ष 2000 में 23% था, जबकि वर्ष 2015 में यह घटकर 17% रह गया। बाकी तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? ए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन निर्धार। बी भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण। सी काश्तकारी सुधार। डी बहुफसलीय योजना। राइट आंसर डी बहुफसलीय योजना। आइए इसकी व्याख्या। भारत में आज़ादी के समय एक ऐसी कृषि व्यवस्था मौजूद थी जिसमें भूमि का स्वामित्व कुछ हाथों में केंद्रित था। अतः देश को समृद्ध बनाने हेतु भूमि सुधार को अति आवश्यक माना गया तथा इस हेतु जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण एवं काश्तकारी सुधार के कार्यक्रम अपनाए गए। नेक्स्ट, खाली स्थान। लाखों करोड़ों पुरुष एवं स्त्री श्रमिकों में जो वास्तव में काम करते हैं, परस्पर हिस्सेदारी एवं सहयोगपूर्ण निष्पादन की भावना पर देना। खाली स्थान। ए सुनियोजित विकास से। बी सामुदायिक विकास से। सी पंचायती राज प्रणाली से। डी एकीकृत विकास कार्यक्रम से। राइट आंसर बी। आइए इसकी व्याख्या। सामुदायिक विकास यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम अमेरिकी संस्था फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से भारत में वर्ष 1952 में प्रारंभ किया गया तथा इसकी शुरुआत करने वाला इसकी शुरुआत करने वाला भारत विश्व का प्रथम देश बना। एक आत्मनिर्भर आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था कायम करना सामुदायिक विकास का लक्ष्य रहा है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? ए 11वीं पंचवर्षीय योजना में। बी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। सी 9वीं पंचवर्षीय योजना में। डी 8वीं पंचवर्षीय योजना में।
राइट आंसर बी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। आइए इसकी व्याख्या। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे वर्ष 2005-06 यानी 6 मई 2005 से 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य भारत में बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास तथा उत्पादन में वृद्धि करना है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का लक्ष्य वर्ष 2011-12 तक देश में बागवानी उत्पादन को 300 मिलियन टन तथा इसके तहत बुआई क्षेत्र को 40 लाख हेक्टेयर करना था। भारत में बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2012 में बागवानी वर्ष भी घोषित किया गया था। नेक्स्ट, लघु कृषक विकास योजना प्रारंभ की गई। ए वर्ष 1948 में, बी वर्ष 1961 में, सी वर्ष 1971 में, डी वर्ष 1967 में। राइट आंसर सी, वर्ष 1971 में। आइए इसकी व्याख्या। लघु कृषक विकास योजना एजेंसी प्रोग्राम वर्ष 1971 में देश के 1818 विकास खंडों में प्रारंभ की गई थी। यह कार्यक्रम छोटे और सीमांत किसानों के मूल्यांकन अध्ययन के लिए प्रारंभिक तौर पर असम के कामरूप जिले में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, विशेष कृषि उपज योजना का संबंध है। ए दलहन व तिलहन के उत्पादन से, बी नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि से, सी किसी पदार्थों के निर्यात के उछाल से, डी सूखाग्रस्त क्षेत्रों में फसलों के उत्पादन बढ़ाने से। राइट आंसर सी, किसी पदार्थों के निर्यात के उछाल से। आइए इसकी व्याख्या। विशेष कृषि उपज योजना का संबंध कृषिगत उत्पादों के निर्यात वृद्धि से है। इसका उद्देश्य फल, फूल, सब्जियों, डेयरी, कुक्कुट, लघु वनोत्पाद आदि उत्पादों को इनके उत्पादन वृद्धि और निर्यात वृद्धि हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना है। इस योजना अंतर्गत इस उत्पादों के उत्पादकों को FOB फ्री ऑन बोर्ड से 5% बराबर ड्यूटी क्रेडिट छूट प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अनुषंगी लाभ कर। दूसरा, ब्याज कर। तीसरा, प्रतिभूति लेन देन कर। उपरोक्त कथनों में से कौन से प्रत्यक्ष कर हैं? ए केवल एक, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर डी 1, 2 और 3। आइए इसकी व्याख्या। प्रश्नगत विकल्पों के अनुषंगी लाभ कर, प्रश्नगत विकल्पों में अनुषंगी लाभ कर, प्रतिभूति लेन देन कर तथा ब्याज कर तीनों ही प्रत्यक्ष कर हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चयनात्मक उदाहरण नियंत्रण का साधन नहीं है? ए उपभोक्ता उधार का
विनियमन, बी उधार राशि नियतन, सी अंतर अपेक्षाएं, डी परिवर्ती लागत आरक्षण अनुपात। राइट आंसर डी परिवर्ती लागत आरक्षण अनुपात यानी वेरिएबल कॉस्ट रिजर्व रेशियो। आइए इसकी व्याख्या। प्रश्नगत 3 विकल्प चयनात्मक शाख नियंत्रण की विधियां हैं, जबकि अंतिम विकल्प मात्रात्मक शाख नियंत्रण की विधि है। नेक्स्ट, भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक करता है। बी बैंकिंग लोकपाल भारत में खाता रखने वाले अनिवासी भारतीयों की शिकायतें सुन सकता है। सी बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी है। डी बैंकिंग लोकपाल द्वारा दी गई सेवाएं निःशुल्क होती हैं। राइट आंसर सी। आइए इसकी व्याख्या। बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। बैंकिंग लोकपाल भारत में खाता रखने वाले अनिवासी भारतीयों की शिकायतें सुन सकता है। बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी नहीं होता है, बल्कि इसके खिलाफ अपीलीय प्राधिकरण में अपील की जा सकती है, जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के नेतृत्व में कार्य करता है। साथ ही बैंकिंग लोकपाल द्वारा दी गई सेवाएं निःशुल्क होती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक जनवरी 2005 में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष था? ए डी सुब्बा राव, बी एम एस स्वामीनाथन, सी एम एस अहलूवालिया, डी डॉक्टर सी रंगराजन। राइट आंसर डी डॉक्टर सी रंगराजन। आइए इसकी व्याख्या। वित्तीय समावेशन यानी फिनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन थे। डॉक्टर सी रंगराजन आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता? ए ग्रामीण जलापूर्ति, बी ग्रामीण सड़कें, सी ग्रामीण विद्युतीकरण, डी ग्रामीण उद्योग। राइट आंसर डी ग्रामीण उद्योग। आइए इसकी व्याख्या। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष यानी RRDF का गठन वर्ष 1995-96 में हुआ था। इसका उद्देश्य राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के लिए फंड की व्यवस्था करना है, जिससे वे ग्रामीण अवस्थापना परियोजनाओं को पूरा कर सके। ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें व ग्रामीण विद्युतीकरण इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, होटल तथा रेस्तरां। दूसरा, मोटर परिवहन उद्योग। तीसरा, समाचार पत्र प्रतिष्ठान। चौथा, निजी चिकित्सा संस्थान। उपयुक्त में से
किस इकाइयों के कर्मचारी कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त कर सकते हैं? ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 4, सी 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। राइट आंसर डी 1, 2, 3 और 4। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा एक वित्त पोषित सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह भारतीय कर्मचारियों के लिए है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना वर्ष 1948 में अधिनियम पारित होने के बाद अस्तित्व में आई थी, लेकिन वास्तविक रूप से इसकी शुरुआत 25 जनवरी 1952 से कानपुर एवं दिल्ली में हुई। प्रारंभ में यह योजना फैक्ट्रियों एवं कंपनियों के कर्मचारियों को ही उपलब्ध थी, किंतु अब यह सभी 10 या 10 से अधिक कर्मियों वाले उद्योगों संस्थापनाओं के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट, भुगतान संतुलन में निहित होता है। ए दृश्य व्यापार, बी अदृश्य व्यापार, सी ऋण, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। आइए इसकी व्याख्या। भुगतान संतुलन में दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार तथा ऋण तीनों सम्मिलित होते हैं। दृश्य व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं का आयात निर्यात तथा अदृश्य व्यापार के अंतर्गत सेवाओं का आयात निर्यात सम्मिलित होता है। इन दोनों यानी दृश्य एवं अदृश्य का लेन देन भुगतान संतुलन के चालू रखने को प्रदर्शित करता है, जबकि भुगतान संतुलन का पूंजी खाता वैश्विक निवेश एवं ऋण की लेन देन को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? ए UNDP, बी विश्व आर्थिक फोरम, सी IMF, डी WTO। राइट आंसर बी विश्व आर्थिक फोरम। आइए इसकी व्याख्या। वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जिनेवा स्थित विश्व आर्थिक फोरम द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। वर्ष 2019 के वैश्विक स्पर्धात्मक रिपोर्ट के अंतर्गत जारी सूचकांक में 141 देशों को शामिल किया गया था। सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, जबकि इस सूचकांक में भारत 68वें स्थान पर स्कोर 61.4 है, जबकि विगत वर्ष में वह 58वें स्थान पर था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है? ए रहन सहन का स्तर, बी जनसंख्या का घनत्व, सी लिंगानुपात, डी ग्रामीण शहरी जनसंख्या। राइट आंसर ए रहन सहन का स्तर। आइए इसकी व्याख्या। रहन सहन का स्तर जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है। जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा घनत्व, लिंगानुपात, ग्रामीण शहरी जनसंख्या, साक्षरता, आयु संरचना और जीवन प्रत्याशा मुख्य रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। ए कुल जनसंख्या से,
बी बच्चों की जनसंख्या से, सी वयस्कों की जनसंख्या से, डी 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या से। राइट आंसर डी 7 वर्ष की ऊपर की जनसंख्या से। आइए इसकी व्याख्या। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र की जनसंख्या से की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए महाराष्ट्र भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। बी हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम नगरीकृत वाला राज्य है। सी उत्तर प्रदेश में भारत की नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है। डी नागालैंड में भारत की नगरीय जनसंख्या का न्यूनतम सांद्रण पाया जाता है। राइट आंसर बी। आइए इसकी व्याख्या। जनगणना 2011 के अंतर्गत या अंतिम आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम नगरीकृत यानी 10% वाला राज्य है। भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य गोवा 62.2% तथा नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण महाराष्ट्र में पाया जाता है।